बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं जी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे बात। हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में ये बात कही थी कि हमारे पास डेटा की सबसे पहली शेप, हम उसे रॉ डेटा कहते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई रिदम, कोई सिमेट्री नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम उसको किसी समराइज्ड फॉर्म में लेके आते हैं। उसको किसी समराइज्ड फॉर्म में लाने का जो मेथड है, उसको प्रेजेंट करने का जो मेथड है, उसकी हम बात करेंगे। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मैंने लिखा, रॉ डेटा इज वेरी लार्ज जनरली इन क्वांटिटी। मैंने अभी जिक्र किया कि जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, जिसे हम रॉ डेटा कहते हैं, उसमें कोई रिदम, कोई सिमेट्री नहीं होगी और यूजुअली इसका साइज भी बहुत बड़ा होगा। ये फिगर थाउजेंड्स में भी हो सकती है, ये फिगर्स मिलियंस में भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास सैंपल का साइज कितना है। तो जब हमारे पास फिगर्स थाउजेंड्स में होंगी, वो हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद हों, तो वो कई एक पेजेस होंगे। उनको देख के किसी किस्म का कोई कंक्लूजन ड्रा करना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उसको किसी समराइज्ड फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम उसको फिर फर्दर एनालिसिस में ले जा सकें। तो समराइज्ड फॉर्म में लाने के लिए जो हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो 4 मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम डेटा समराइजेशन के लिए, डेटा को समरी की फॉर्म में लाने के लिए यूज करते हैं। उनको हम नाम देते हैं जी क्लासिफिकेशन का, फिर हम नाम देते हैं टेबुलेशन का, या हम डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चारों का पर्पस एक ही है कि बहुत बड़े डेटा को किसी ऐसी शक्ल में लाया जाए जहां से किसी किस्म का मफरूज़ा बनाना, एनालिसिस करना, किसी किस्म का कंक्लूजन देना आसान भी हो और पॉसिबल भी। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में मैंने लिखा जी, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स either actually or notationally in groups or classes according to their resemblances and similarities। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम डेटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी सिमिलैरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी रिजेम्बलेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो जैसे हमारे पास 4 मेथड्स थे उसकी प्रेजेंटेशन के, जिनमें पहला मेथड था क्लासिफिकेशन, इसी तरह क्लासिफिकेशन के फिर फर्दर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारे पास, जिनको हम नाम देते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में हम जियोग्राफिकल फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा जो है वो एक ग्रुप में, दूसरे पर्टिकुलर एरिया का डेटा दूसरे ग्रुप में, एंड सो ऑन। जैसे हमारे पास मैंने कहा था मार्क्स का डेटा है, स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा। अगर क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, से हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है, तो तकरीबन हंड्रेड्स में ये तादाद होगी। और अब अगर 300 लोगों के मार्क्स हैं हमारे पास, हम उसकी कैटेगरी सिटी वाइज भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है उनका एक ग्रुप अलहदा है, जिन बच्चों का ताल्लुक KPK से है उनका ग्रुप अलहदा है, जिनका पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है,
उनके तीनों के ग्रुप्स अलग-अलग हैं। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए उसकी ग्रुपिंग बनाई है। हम इसको ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। दूसरी है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम टाइम सीरीज को डील करते हैं। टाइम सीरीज हम ऐसे डेटा को कहते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकॉर्ड किया गया। तो डिफरेंट टाइम्स पे जो डिफरेंट पोजीशन होती है उसको अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखें। तो इसमें हमारे पास टाइम फैक्टर होता है। जैसे ज्योग्राफिकल में हमारे पास ये फैक्टर होता है कि एरिया कौन सा है, ऐसे इसमें हमारे पास ये फैक्टर होगा कि ये टाइम कौन सा है। तो ये टाइम फैक्टर जो है वो ईयर बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे हम अपने मुल्क की, अपने कंट्री की ग्रोथ रेट लिखते हैं कि किस ईयर में ग्रोथ रेट कितनी थी। हम 2015 से शुरू करें और 20 तक की लिखते हैं तो हमारे पास ये जो डाटा होगा ये क्लासिफिकेशन हमने किस एतबार से की है, टाइम फैक्टर के एतबार से की। द थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो है जो क्वांटिटेटिव डाटा को, मेजर्ड डाटा को डील करेगी। इसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के कॉरस्पॉन्डिंग अकर होने वाली वैल्यूज की तादाद लिख देते हैं या वैल्यूज एट इज लिख देते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में मैंने लिखा इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और काउंट्स। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, मेजर्ड भी आएगा इसमें, काउंटेबल भी आएगा। अब जानते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम डिटेल से बात करके आए कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसमें दोनों चीज़ें शामिल हो गई। उसमें काउंटेबल वैल्यूज़ भी आएंगी, उसमें मेजरेबल वैल्यूज़ भी आएंगी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। जब हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। और फिर है हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक एट्रीब्यूट को, किसी एक ऐसे वेरिएबल को मद्देनजर रखते हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको मद्देनजर रखते ही हम उसके डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे हम ग्रुप बना दें कलर के एतबार से, हम ग्रुप्स बना दें रिलीजन के एतबार से, हम लिटरेसी के एतबार से ग्रुप बना दें। यानी एक ग्रुप में वो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से भी कम है, दूसरे ग्रुप में वो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट या इंटर है, तीसरे ग्रुप में वो लोग जिनकी ग्रेजुएशन है, चौथे ग्रुप में वो लोग जो मास्टर डिग्री रखते हैं, और पांचवें ग्रुप में वो लोग जिनके पास इससे भी बेहतर क्वालिफिकेशन है यानी पीएचडी वगैरह। तो इस तरह रिलीजन के एतबार से हम ग्रुप्स बना दें, हम कहेंगे ये ग्रुप इसमें है जिसमें मुस्लिम आएंगे एंड सच अदर्स। तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है अगर हमने एक वेरिएबल को मद्देनजर रखते हुए बनाई है, यानी उसको किसी एक क्राइटेरिया के तहत डिवाइड किया है, तो फिर हम उसको सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। अगर वो 2 स्टेजेस पे जाके बनी है तो फिर हम उसको सिंपल की बजाय 2 वे क्लासिफिकेशन कह देंगे। और अगर ये स्टेजेस 2 से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम देंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, उसकी फिर हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई जी। एक हुई सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरी हुई 2 वे क्लासिफिकेशन, और तीसरी हुई मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपके सामने जो डिस्प्ले किया है सिंपल क्लासिफिकेशन का, तो मैंने लिखा है द डेटा इज क्लासिफाइड ओनली into 2 classes it is called simple classification। जैसे टोटल हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक हम कहेंगे स्किल्ड और दूसरे को कहेंगे अनस्किल्ड। जो हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है अगर हम उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड का नाम दे दें तो टोटल के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में वो लोग आएंगे जिनके पास किसी किस्म की स्किल है, और दूसरे में वो आएंगे जिनके पास किसी किस्म की कोई स्किल नहीं है। इसी तरह से
दूसरी एग्जांपल मैंने ली है कि टोटल पॉपुलेशन के 2 हिस्से हम करें, लेकिन यहाँ पे फैक्टर स्केल की बजाय रखें लिटरेसी, यानी पहली कैटेगरी में वो लोग रखें जो लिटरेट हैं और दूसरी कैटेगरी में हम उन लोगों को रखें जो इलिटरेट हैं। तो यहाँ पे भी 2 ही हिस्से हुए पॉपुलेशन के, एक ही क्राइटेरिया था जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसको 2 हिस्से किए। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक क्राइटेरियन होगा जिसकी बेस पे उसके हिस्से किए जाएंगे। हम बात करते हैं 2 वे क्लासिफिकेशन की। तो 2 वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्राइटेरियन एक की बजाय 2 होंगे, 2 एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी बेस पे हम उसकी डिवीजन कर रहे हैं। अब जानते हैं एट्रीब्यूट हम क्वालिटेटिव वेरिएबल को कहते हैं। तो पहली क्वालिटी यहाँ पे, पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे है जेंडर और दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे है लिटरेसी। यानी पॉपुलेशन को हमने पहले सब डिवाइड कर लिया 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में हमने वो लोग रखे जो मेल हैं और दूसरे ग्रुप में हमने वो लोग रखे जो फीमेल हैं। ये दोनों का टोटल ज़ाहिर है टोटल पॉपुलेशन के बराबर हो जाएगा। फिर हमने उसकी मज़ीद स्क्रीनिंग कर दी, मेल को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप में हमने वो लोग रखे जो पढ़े लिखे हैं और दूसरे ग्रुप में हमने वो लोग रखे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। इसी तरह से जैसे हमने मेल की ग्रुपिंग 2 जगह पे की है, हम फीमेल की भी 2 जगह पे ग्रुपिंग कर दें। एक ग्रुप में वो लोग आएंगे जो पढ़े लिखे हैं और दूसरे ग्रुप में वो लोग आएंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जैसे सिंपल क्लासिफिकेशन ने टोटल पॉपुलेशन के 2 हिस्से किए थे, तो 2 वे क्लासिफिकेशन में टोटल पॉपुलेशन के स्टेप वाइज चलते हुए 4 हिस्से कर दिए। पहले हिस्से में वो लोग हैं जो मेल हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं और दूसरे हिस्से में हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और मेल हैं। तीसरे ग्रुप में वो लोग हैं जो फीमेल हैं और पढ़ी लिखी हैं और चौथे में अनपढ़ फीमेल हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानती। तो 2 वे क्लासिफिकेशन ने 2 की बजाय उसके 4 हिस्से कर दिए। यहाँ पे नंबर ऑफ क्राइटेरियन हमारे पास 2 थे। सिंपल क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ क्राइटेरियन हमारे पास 1 होता है। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए हम इनको मजीद एक तीसरा क्राइटेरिया लेके उसको सब डिवाइड कर दें। मसलन लिटरेट में जो मैं है उसको 2 जगह पे डिवाइड कर दूं। एक जगह पे वो लोग कर दूं जिनके पास जॉब है और दूसरी जगह पे वो लोग कर दूं जिनके पास जॉब नहीं है। तो तीसरा क्राइटेरियन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। जब हम तीसरा क्राइटेरिया भी साथ लगाएंगे तो हर एक के फिर 2 हिस्से हो जाएंगे। तो ये 4 हिस्से बढ़ के 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। उसको हम कहेंगे 2 वे की बजाय मैनी वे क्लासिफिकेशन। जी अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। आपको याद होगा जब हमने जिक्र किया क्लासिफिकेशन का, तो वहाँ पे एक जगह पे हमने जिक्र किया कि मेजर्ड वेरिएबल की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे। तो वहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं मेजर्ड वेरिएबल के लिए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रॉ डेटा की एक समराइज्ड फॉर्म होगी। मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा in which various items are arranged into classes and the number of items falling in each class. एक टेबल होगा जिसके 2 कॉलम होंगे। वो कॉलम क्या शो करेंगे? पहला शो करेगा कि पहले ग्रुप में आने वाले जो लोग हैं उसकी मिनिमम लिमिट क्या है और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, और दूसरा कॉलम ये होगा कि किस ग्रुप में फॉल करने वाले लोगों की तादाद कितनी। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं थ्योरेटिकली। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो फिर ये चीज़ आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए हमने जिन स्टेप्स पे चलते हुए काम करना है, हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को ट्रेस करना है। आप जानते हैं रॉ डेटा में कोई रिदम या कोई सिमेट्री नहीं होती। अगर तो रॉ डेटा है हमारे पास तो फिर हमें एक एक एंट्री को चेक करना पड़ेगा और हम सर्कल कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है और हम बॉक्स बना देंगे उस वैल्यू पे जो वैल्यू सबसे बड़ी है, और फिर हम एक एक एंट्री को दोबारा चेक करते हुए हम कंफर्म कर लेंगे कि हमने जो कुछ लिखा है ये दुरुस्त है। और अगर हमारे पास डेटा एरे की फॉर्म में है उसमें से तो ढूंढना बहुत आसान है। एक टेल पे हमारी सबसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई होगी और दूसरी टेल पे हमारी सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी हुई होगी। अगर हमने एरे किया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के एतबार से तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले नंबर पे होगी और सबसे छोटी लास्ट पे होगी। और अगर हमने एरे बनाया हुआ है डिसेंडिंग की बजाय असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहली वैल्यू सबसे छोटी होगी और सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी होगी। उसमें हम फोकस करके उनको मार्क कर लेंगे। उसके बाद डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस, यानी आपने ये डिसाइड करना है कि हम इसके कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा कि डेटा का साइज कितना है। अगर डेटा बहुत हो साइज में तो फिर हम ज़्यादा ग्रुप्स बनाते हैं, अगर साइज कम हो तो थोड़े ग्रुप्स बनाते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा गया है कि कितने ग्रुप्स होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हम बनाते हैं वो 6 बनाते हैं और मैक्सिमम जो है वो 11 तक बनाते हैं। बहुत बुक्स में 15 भी लिखा हुआ है, डिपेंड करेगा कि डेटा कितना बड़ा है। तो नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने के लिए हमने डिपेंड करना है डेटा साइज पे, जिसे हम n का नाम देते हैं, नंबर ऑब्जर्वेशंस का। तुम्हारे पास उसके लिए एक रूल है, वो है 1 + 3.3 log of n। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसका लॉगरिथम लेंगे, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास होगी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्लासेस। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आप 7 क्लासेस बनाएं या 8 बनाएं तो फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम वैल्यू से शुरू करके उसकी ग्रुपिंग जो है वो एडजस्ट कर लें। फिर है जी डिटरमिन द क्लास इंटरवल बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज क्या होगी? रेंज होगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस। मसलन फर्ज कर लें एक डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 100, सबसे छोटी है 30। 100 में से आपने 30 माइनस किया तो हमारे पास 70 आ गया। ये 70 क्या है? ये रेंज है। और अगर रेंज हमने 70 रखी हुई है और हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 7 क्लासेस बनानी है तो 70 को 7 पे डिवाइड करके आंसर 10 आया। इसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे। क्लास इंटरवल असल में ग्रुप का साइज है। क्लास इंटरवल बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा वैल्यू समा जाएंगी, क्लास इंटरवल थोड़ा होगा तो उसमें कम वैल्यू समाएंगी। इसी तरह क्लास इंटरवल का नंबर ऑफ क्लासेस के साथ रिलेशनशिप है। अगर क्लास इंटरवल हम बड़ा रखेंगे तो क्लासेस थोड़ी बनेंगी, अगर हम क्लास इंटरवल छोटा करेंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा बन जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हम ग्रुप साइज बड़ा रखना चाहें, 10 का साइज रखना चाहें तो 5-5 बच्चों का ग्रुप बनेगा। और अगर हम ग्रुप साइज 10 से कम करके 7 कर दें तो फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड करना है? रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड कर। फिर है डिसाइड अबाउट द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। कि सबसे पहली क्लास जो है उसको हमने, सबसे पहला ग्रुप भी कहते हैं उसको, हम क्लास भी कहते हैं, उसको हमने कहाँ से शुरू करना है? तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास डेटा में मौजूद है उसको इस तरह से पहले ग्रुप को अकोमोडेट किया जाए कि वो वैल्यू उसमें समा जाए। मसलन डेटा में सबसे छोटी वैल्यू अगर हमारे पास फर्ज कर लें 20 है तो हम उसको 20 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास 22 है तो भी हम उसको 20 से ही शुरू करेंगे, 21 है तो भी उसको 20 से ही शुरू करेंगे। इस तरह से उसको शुरू करना है। लोअर क्लास लिमिट इस तरह से एडजस्ट करनी है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है डेटा की वो पहले ग्रुप में समा जाए। उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोअर क्लास बाय एडिंग क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जितना हमारे पास आया है लोअर लिमिट में वो ऐड करके
दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट बन जाएगी, उसमें से एक कम करके पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट बन जाएगी। मैं सवाल हल करूंगा तो वहाँ पे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल को मद्देनजर रखते हुए हम क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट डिसाइड कर लेते हैं कि कितने ग्रुप्स बनेंगे, उनको हम लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इनटू क्लासेस आइदर बाय लिस्टिंग और बाय यूजिंग टैली मार्क। तो हम क्या करेंगे जी, एक एक वैल्यू को चेक करते जाएंगे, देखते जाएंगे किसने किस ग्रुप में फॉल करना है। उस ग्रुप के सामने हम या वैल्यूज को लिखते जाएंगे या हम टैली मार्क लगाते जाएंगे, और फिर हम वहां से काउंट करके कि किस ग्रुप के सामने कितनी वैल्यूज हैं या किस ग्रुप के सामने कितनी टैलीज हैं, वो काउंट करके हम वहां पे लिख देंगे। इसको हम फिर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उतनी ही वैल्यूज हैं जितनी हम लेके चले थे। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि डेटा हमारे पास जो 4 पेजेस पे था वो सिर्फ आधे पेज में समा गया है, समराइज्ड फॉर्म में आ गया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सवाल है हमारे पास कि मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर एज अंडर। मार्क्स लिखे हुए हैं जी 34, फिर 54, फिर 10 एंड सो ऑन। तो कहा गया कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद अ सूटेबल क्लास इंटरवल साइज। सूटेबल क्लास इंटरवल साइज का मतलब है कि आप उस फार्मूला को यूज करते हुए एस्टिमेट कर लें कि आपके पास क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए। और फिर इसमें फर्दर उसके दो हिस्से हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो हम आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढ के लिखना है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमने डाटा में ढूंढी और सबसे बड़ी ढूंढी, तो उनका डिफरेंस हमने लिया। उस डिफरेंस को फिर हमने ये लॉग एन का फार्मूला यूज करते हुए यूज किया। तो बड़ी और छोटी का डिफरेंस हमारे पास आया था 56। ये 56 कहाँ से आया? ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है। हमारे पास डाटा में मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम 60 है। यहाँ से आप देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी है 60 से बड़ी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास डाटा में है 4 से छोटी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस बना 56, जिसको हमने रेंज का नाम दिया। और नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी है जी? 7 हमने यहाँ पे रखी। तो 56 को हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये इंटरवल बनता तो है 8, लेकिन मैंने इसको जरा सिंपल बनाने के लिए 8 की बजाय क्लास इंटरवल 10 का रखा है। तो हमने क्या किया, पहला ग्रुप बनाया किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? सबसे छोटी वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यूजुअली ग्रुपिंग जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 से या 10 से शुरू की जाती है, तो हमने इसको 0 से शुरू कर लिया। अब हमारे पास क्लास इंटरवल अगर हम 10 रखना चाह रहे हैं तो पहले ग्रुप ने 0 से शुरू होना है और जाके ख़त्म कहाँ पे होना है? 9 पे। आप काउंट करें तो ये 10 वैल्यूज बनती हैं 0 से 9। इसका आसान तरीका ये है कि आपने ये वैल्यू जब लिखी है ना 0, तो आप इसमें 10 ऐड करें। 0 + 10 कितना हो गया? 10। ये आपके दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट होगी, यानी 0 के बाद आपने निचली लाइन में क्या लिखा? 10। अब आपने 10 में से एक कम करना है। 10 में से कम किया तो 9 हो गया। तो 9 पे पहले ग्रुप को हमने रोक देना, यानी पहला ग्रुप हमारा बना 0 से 9।
मैं रिपीट करता हूँ, ये मैंने डिसीजन किस तरह से किया। हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू डेटा में थी 4। हमने पहला ग्रुप इस तरह से बनाना है कि 4 उसमें अकोमोडेट हो जाए। साथ मैंने कहा कि यूजुअली मल्टीपल ऑफ 10 से या 5 से हम ये शुरू करते हैं। मैंने इसको 0 से शुरू किया। मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 रखना है, तो 0 में मैंने 10 ऐड कर दिया, तो ये दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट होगी। 0 हुई पहले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट, और उसके बाद हमने बनाई दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट। दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट बनाने के बाद हमने पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट लिखी है। ये अगर 10 है तो जाहिर है इसने 9 पे रुकना है। अब फर्दर आप इनमें 10 ऐड करते हुए अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट सारी की सारी लिख लें। 10 में ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 होगी तीसरे ग्रुप की हमारे पास लोअर क्लास लिमिट। दूसरे की अपर क्लास लिमिट है हमारे पास 19। 19 में आपने 10 ऐड किया तो हम 29 पे चले गए। इसी तरह से हमारे पास तीसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट है 29, उसमें हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास 30 आ गया। हमारे पास चौथे ग्रुप की अपर क्लास लिमिट कैसे बनी? तीसरे की अपर क्लास लिमिट थी 29, उसमें 10 ऐड किया तो 39 बन गया। इसी तरह 30 में 10 ऐड किया तो 40, 40 में 10 ऐड किया तो 50 और 50 में 10 ऐड किया तो 60। इसी तरीके के साथ जब हम 39 में 10 ऐड करेंगे तो 49, 49 में 10 ऐड करेंगे तो 59 और उसमें 10 ऐड करेंगे तो 60। अब देख रहे हैं हमारे पास डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू थी 60, लिहाजा ये 60 से 69 वाला ग्रुप बनेगा हमारे पास। अगर हम ये नहीं बनाते तो 60 को हम कहीं अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। अगर इस डेटा में कोई वैल्यू 69 भी होती तो भी वो इस ग्रुप में एडजस्ट हो जाती। अगर फर्ज कर लें इसमें एक वैल्यू आ जाती 72 तो हमें एक ग्रुप और बनाना पड़ता। तो पहला ग्रुप इस तरह से एडजस्ट करना है कि सबसे छोटी वैल्यू उसमें आ जाए, और लास्ट ग्रुप इस तरह से एडजस्ट करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू उसमें आ जाए। यहाँ पे हमने इक्वल क्लास इंटरवल रखा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए हम यूजुअली क्लास इंटरवल इक्वल ही रखते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल भी रखना पड़ता है। यहाँ पे हम इक्वल क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं वो 7 बन गए। अब ये बनाने के बाद हमने क्या करना है? अब हमने ईच एंड एवरी वैल्यू को 1 बाय 1 चेक करना है। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 34। मैं 34 पे गया, आपने इसको यूं क्रॉस कर देना। वहाँ पेज पे लिखा हुआ डेटा होगा, आप 34 को क्रॉस कर देंगे और उसके बाद आप ग्रुपिंग में आएंगे। तो ये ग्रुप है जिसमें 34 ने अकोमोडेट होना है। 30 से 39 की रेंज में आएगा 34। आप जानते हैं 30 से 39 की रेंज में फॉल करता है 34। तो हमने 34 को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक ये लाइन लगानी है, यूं एक सिंगल लाइन, इसको हम कहते हैं जी टैली। उधर हमने 34 को क्रॉस किया था, जब हम वापस जाएंगे डेटा पे तो हम 54 पे जाएंगे। हमने 54 को वहाँ पे क्रॉस कर दिया। 54 को क्रॉस करने का पर्पज़ ये है कि हम वापस लौट के आए तो हमें पता हो कि इन दो वैल्यूज़ को हम ऑलरेडी अकोमोडेट कर चुके हैं। 54 को क्रॉस करने के बाद आप इस तरफ लौटेंगे तो आप देखेंगे ग्रुप्स में कि 54 कहाँ फॉल करता है। तो ये ग्रुप है सेकंड लास्ट 50 से 59 वाला, जिसमें 54 अकोमोडेट होगा। तो हमने 50 से 59 वाले ग्रुप के सामने इस कॉलम में ये एक मार्क और लगा दिया टैली का। तो वैल्यूज अकोमोडेट हो सकी। हम तीसरी पे चले गए, वो थी 10। हमने 10 को यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे आए तो हमने देखा 10 जो है वो सेकंड ग्रुप में फॉल करता है। तो हमने इस ग्रुप के सामने एक टैली लगा दी। उधर से 3 वैल्यूज हमने क्रॉस कर दी हैं और इधर से हमने 3 टैलीज लगा दी। चौथी वैल्यू पे आए तो वो हुआ हमारे पास 21। 21 को हमने क्रॉस किया, इस तरफ आए तो तीसरे ग्रुप में 20 से 29 वाले ग्रुप में 21 अकोमोडेट होगा। तो हमने इसके सामने एक टैली लगा दी। हमारे पास अगली वैल्यू है 51, हमने उसको क्रॉस किया,
इस तरफ आए तो यहाँ पे जिसमें हमने एक टैली पहले लगाई हुई थी, आपको याद है 54 के लिए यहाँ पे टैली लगाई थी, तो यहाँ पे अब दूसरी टैली आ जाएगी। उसके बाद हम आ गए 12 पे, 12 को क्रॉस किया, 12 को क्रॉस करने के बाद सेकंड ग्रुप पे पहुंचे तो हमें पता चला कि सेकंड ग्रुप में हमारे पास ऑलरेडी एक टैली लग चुकी है जो हमने 10 के लिए लगाई थी, तो दूसरी हमारे पास 12 के लिए आ जाएगी। इसी तरह से एक एक वैल्यू को हम चेक करके यहाँ पे टैलीज लगाते गए। जब किसी ग्रुप में टैलीज की तादाद 4 हो गई है ना, तो 5वीं टैली हम सीधी लगाने की बजाय यूं क्रॉस की शक्ल में लगा देते हैं। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि काउंटिंग आसान हो जाए। अब ये 10 से 19 के सामने यहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, ये असल में 4 की बजाय 5 है, ये 5 टैलीज लगी हुई। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि काउंटिंग आसान हो जाए। आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ 500 रुपी नोट इंस्टेड ऑफ 5 नोट ऑफ 100 ईच। काउंटिंग इजी की है और इसका कोई पर्पज नहीं। इसके बाद जब छठी टैली लगानी है तो वो थोड़ा सा गैप छोड़ के लगानी है, उसका पर्पज भी यही है कि काउंटिंग आसान हो जाए। तो जब हम ईच एंड एवरी वैल्यू को चेक करते हुए इस तरह से टैलीज के प्रोसेस में से गुजर जाएंगे तो लास्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 43। लास्ट वैल्यू 43 के अगेंस्ट हमारे पास 40 से 49 वाले ग्रुप में ये लास्ट टैली लगेगी। आप देखेंगे जब आपने उधर से वैल्यू सारी की सारी कट कर दी हैं तो यहाँ पे आपके पास टैली का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपने सिर्फ इन टैलीज को काउंट करना है और उनको फ्रीक्वेंसी का नाम दे देना। ये हमारे पास 2 टैलीज थी, पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 हुई, ये हमारे पास 5, 5, 10 और 12 12 टैलीज थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 हुई। 5 + 1 = 6, फ्रीक्वेंसी की तादाद 6 हो गई। 5 + 5 = 10, फ्रीक्वेंसी की तादाद 10 हुई। 10 + 2 = 12, फ्रीक्वेंसी की तादाद 12 हुई। 5 + 2 = 7, फ्रीक्वेंसी की तादाद 7 हुई। और ये सिर्फ एक टैली है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की तादाद 1 है। आप फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास वही 50 है जितनी वैल्यूज हम लेके चले थे। आपको याद है डेटा में कहा गया था 50 मार्क्स 50 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, तो चूंकि ये 50 स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनी है तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी की टोटल जब हम उसका सम करेंगे तो वो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो हमने 50 स्टूडेंट्स को 7 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनके मार्क्स की एतबार से, और उनको हमने नाम दे दिया कि ये इस तरह से ग्रुप्स बन रहे हैं। अच्छा, ये जो मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको हम कहते हैं टैली मेथड। दूसरा एक मेथड है हमारे पास जिसे हम एंट्री मेथड का नाम देते हैं। टैली मेथड में और एंट्री मेथड में मामूली सा फ़र्क है। टैली मेथड में हम हर वैल्यू को चेक करके उसको क्रॉस कर रहे हैं तो उसके सामने हम टैली लगा रहे हैं। अगर हम हर वैल्यू को चेक करके उसके सामने टैली लगाने की बजाय वहाँ पे वो वैल्यू उठा के लिख दें, मतलब पहला ग्रुप है 0 से 9, 0 से 9 की रेंज में जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये थी फर्ज कर लें 4, तो हमने यहाँ पे 4 के सामने टैली नहीं लगानी बल्कि 4 को उठा के यहाँ पे लिख देना। ये इस रेंज में 0 से 9 की रेंज में 2 वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं, एक 4 है और एक कोई और वैल्यू है जी जो हमारे पास 9 से छोटी है। अभी चेक कर लेते हैं तो कौन सी है, ये वैल्यू है 7। ठीक है, तो एक टैली लगी हुई है 4 के अगेंस्ट और दूसरी लगी हुई है 7 के अगेंस्ट। तो अगर हम ये 2 टैलीज लगाने की बजाय हम यहाँ पे 4 लिख दें, फिर कॉमा डालें, फिर 7 लिख दें, और यही सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम टैली बार्स लगाने के बाद सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें इस कॉलम में, और ऊपर इसका नाम दे दें हम एंट्री, ENTRY एंट्री, और फिर उन एंट्रीज को काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में लिख दें, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख दें, तो भी दोबारा से आपको फ्रीक्वेंसी यही मिलेंगी।
उस मेथड को हम टैली बार की बजाय एंट्री मेथड का नाम दे देते हैं। तो एंट्री मेथड और टैली मेथड में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि टैली में हम मार्क लगाते हैं, जबकि एंट्री में हम मार्क लगाने की बजाय वैल्यू को उठा के वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो आप इसी डेटा के लिए टैली की बजाय बार्स वाला मेथड, एंट्री वाला मेथड यूज़ करते हुए, यानी इसको एंट्री मेथड के साथ आप हल करें। यानी आप क्या करें, 0 से 9 लिखा, 10 to 19 लिखा, ये ग्रुपिंग एज इट इज़ रहने दें। आप यहाँ टैली बार की जगह पे लिखें एंट्री, और एंट्री के नीचे आप यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखें। उसके लिए थोड़ी सी स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए होगी, यहाँ तक कॉलम को इंक्रीज कर लें और फिर उनको काउंट करके आप फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। यहाँ इसको नाम मैंने दिया है इंक्लूसिव मेथड का। ये ग्रुपिंग हम दो तरह से बनाते हैं, एक बनाते हैं इंक्लूसिव ग्रुपिंग और दूसरी बनाते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग। इंक्लूसिव ग्रुपिंग से मुराद है कि पहला ग्रुप है 0 से 9, तो 0 भी इसमें शामिल है, 9 भी शामिल है। इसी तरह से दूसरा ग्रुप है 10 to 19, तो इसमें 10 भी शामिल है, 19 भी शामिल है। तीसरा ग्रुप है 20 से 29, तो इसमें 20 भी शामिल है, 29 भी शामिल है। लेकिन अगर हम ग्रुपिंग इस तरह से बना दें कि पहला ग्रुप हो 0 से 10, दूसरा हो 10 से 20, तो फिर जाहिर है 10 दोनों तरफ तो शामिल नहीं हो सकता ना, शामिल तो उसने एक तरफ ही होना है। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि 10 को हम पहले में शामिल नहीं करते, दूसरे में ले जाते हैं। इसी तरह 20 को दूसरे में शामिल नहीं करते, तीसरे में ले जाते हैं। तो ऐसी ग्रुपिंग को हम कह देते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग। इंक्लूसिव ग्रुपिंग में दोनों लिमिट्स उसमें शामिल होती हैं, जबकि एक्सक्लूसिव बनाया जाए तो वो फिर लिमिट्स नहीं रहती, वो क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। उसमें लोअर वाली तो हम शामिल करते हैं, अपर वाली हम शामिल नहीं करते। हम बात कर रहे हैं जी कि लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। हम उसी डेटा को आगे लेके चलें। आपको याद होगा हमने जो शेप बनाई उसमें ये पहला कॉलम था क्लास लिमिट्स का, और उसके साथ ये फ्रीक्वेंसीज थी। ये दो कॉलम थे जिनको हम फर्दर लेके चलें आगे। यानी यूँ समझिए कि आपको डेटा दिया गया है क्लास लिमिट्स अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसी, और आपसे कहा गया है कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। मैं आपको पिछली स्लाइड दोबारा दिखाता हूँ। ये आपके पास पहला कॉलम है और ये आपके पास दूसरा कॉलम है। इस डेटा के लिए अब आपसे कहा गया कि आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टोटल फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हर ग्रुप के सामने उसकी कम्युलेटिव तादाद बताएगी, उस ग्रुप की तादाद नहीं बल्कि वहां तक की कम्युलेटिव तादाद। तो इसके लिए हम पहले क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं जी। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, मैंने अभी जिक्र किया था कि ये ग्रुप 9 पे ख़त्म हो रहा है, ये 10 पे शुरू हो रहा है, तो ये इंक्लूसिव स्टाइल है, यानी 9 इसमें शामिल है, 10 इसमें शामिल है। दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों शामिल हैं, एक ग्रुप की जो लिमिट्स हैं वो दोनों इसमें शामिल है। 9 भी शामिल है, 9 भी शामिल है, 0 भी शामिल है। इसी तरह इसमें 10 भी शामिल है, 19 भी शामिल है, एंड सो ऑन। इनके दरमियान ये गैप होगा, जैसे 9 और 10 के दरमियान में गैप है। अगर हम इस गैप को ब्रिज करना चाहें तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। 10 में से 9 माइनस किया, डिफरेंस आ गया हमारे पास 1। 10 minus 9 is 1. Similarly 20 minus 19 is 1. 20 तीसरा ग्रुप है शुरू हो रहा, 19 पे दूसरा खत्म हो रहा, तो इनके दरमियान गैप भी 1 का है। इसी तरह सब में आप नोट कर रहे हैं कि ये गैप 1 का है, जहां पे एक ग्रुप शुरू होता है नेक्स्ट वाला उससे अगली वैल्यू से शुरू होता है। इस गैप को ब्रिज करने का तरीका ये है कि हम इस ग्रुप का साइज थोड़ा सा बढ़ाएं। वो किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इसका जो गैप है 10 और 9 का 1 यूनिट का, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी उसे 2 पे डिवाइड कर दें। कितना हो गया 0.5। अब 0.5 इस ग्रुप को दोनों तरफ बढ़ा दें। 0 से 9 को 0.5 दोनों तरफ बढ़ाने का मतलब है लोअर में से 0.5 माइनस करें और अपर में 0.5 ऐड करें। हमने 0 में से 0.5 माइनस किया तो ये बन गया माइनस 0.5, और हमने 9 में 0.5 ऐड किया तो ये बन गया प्लस का 9.5।
तो पहला ग्रुप हो गया -0.5 से शुरू होके 9.5 तक। इसी तरह दूसरा ग्रुप है 10 to 19। 10 में से 0.5 माइनस किया तो 9.5 आ गया, और 19 में 0.5 ऐड किया तो 19.5 आ गया। याद रखना है लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है 0.5 और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। 10 को इस तरफ लेके जाना है और 19 को इस तरफ लेके जाना है, ग्रुप का साइज बढ़ाना है। तो ये बन गया 9.5 से 19.5। इसी तरह तीसरा ग्रुप है हमारे पास 20 से 29। 20 में से हमने 0.5 माइनस किया तो 19.5 आ गया, और 29 में 0.5 ऐड किया तो 29.5 हो गया। इसी तरह 30 से 39 क्लास लिमिट्स थी, क्लास बाउंड्रीज क्या बन गई? 30 में से 0.5 माइनस किया 29.5, 39 में 0.5 ऐड किया तो 39.5 एंड सो ऑन। अब आप नोट करें ये जो गैप था, गैप कौन सा था 9 और 10 में? वो यहाँ पे नहीं है। 9.5 पे ये ग्रुप खत्म हुआ और ये 9.5 पे ही शुरू हो गया। ये ग्रुप 29.5 पे ख़त्म हुआ, अगला 29.5 पे शुरू हो गया। ये ग्रुप 49.5 पे ख़त्म हुआ, अगला 49.5 पे शुरू हो गया एंड सो ऑन। अब इनके दरमियान गैप्स मौजूद नहीं है। अगर ये गैप्स ना हो तो इसको हम इंक्लूसिव ग्रुपिंग कहते हैं, और ये जो चीज़ें हमारे पास बनी हैं इनको हम क्लास लिमिट की बजाय क्लास बाउंड्रीज का नाम दे दो। हमें पहला ग्रुप ये बता रहा है कि क्लास में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 9.5 से कम है, और हमारे पास 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 9.5 से लेकर 19.5 की रेंज में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 19.5 या उससे कम हैं, तो इसमें ये 2 लोग भी शामिल हो जाएंगे। मैं सवाल को रिपीट करता हूँ, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनके नंबर 19.5 या उससे कम है? 12 तो ये हो गए जिनके नंबर 19.5 या उससे कम है, तो ये 2 लोग भी वो वाले हैं जिनके नंबर 19.5 या उससे कम है। तो हम 12 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। इसको हम कहेंगे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अपर क्लास बाउंड्री से कम नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद कितनी है। जनरल सेंस में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से छोटी वैल्यूज की तादाद जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास में जिनके मार्क्स 29.5 या उससे कम है, तो 6 लोग तो ये हो गए, 12 ये हुए और 2 ये हुए। ये सारे वो लोग हैं जिनके मार्क्स 29.5 या उससे कम है। तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग 19.5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी उसमें हमने 6 मजीद ऐड कर दिया, तो 14 + 6 = 20। ये चीज़ जहन में रहे कि ये 20 सम है इन तीनों ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज का असल में, क्योंकि 29.5 या उससे कम नंबर लेने वाले बच्चे पहले तीनों ग्रुप्स के हैं। तीसरे ग्रुप के हैं 6, दूसरे के हैं 12, पहले के हैं 2। तो हमारे पास पहले 2 ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी का सम 14 पड़ा हुआ था, तो हमने 14 में मजीद 6 ऐड किया तो हमारे पास ये 20 बन गया। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास तीसरे ग्रुप की बनी 20। चौथे ग्रुप पे आए तो मैं आपसे कहता हूँ चौथे ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री है 39.5। बताइए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास में जिनके नंबर 39.5 या उससे कम हैं? तो आप कहेंगे कि ये 4 ग्रुप के लोग हैं जिनके नंबर 39.5 या उससे कम है। तो 3 का सम हम कर चुके हैं, वो था हमारे पास 20। तो हम इस 20 में ये चौथे ग्रुप वालों को ऐड कर देंगे, वो 10 है। तो 20 + 10 = 30। तो हम कहेंगे 50 में से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर
39.5 या उससे कम। हम बात करें चौथे ग्रुप की जिसकी क्लास लिमिट्स हैं 40 से 49। क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई 39.5 से 49.5। अपर क्लास बाउंड्री हुई 49.5। ये चीज़ जहन में रखें कि हम अपर क्लास बाउंड्री से नीचे वाली वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम दिया है लेस दैन। कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? इसको कहते हैं लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ लिखा हो तो उससे मुराद भी यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, या इसको कहते हैं लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन का लफ्ज़ साथ लिखा हो तो मोर देन होगी, अगर सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हो तो उससे मुराद लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। हम बात कर रहे हैं जी कि हमारे पास जो पांचवा ग्रुप है 40 से 49 वाला, जिसकी क्लास बाउंड्रीज हैं 39.5 से 49.5। सवाल है कि क्लास में 50 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 49.5 या उससे कम हैं। तो हमने कहा कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर हैं इस ग्रुप में, और ये पिछले 4 ग्रुप्स के बच्चे भी इससे कम नंबरों वाले हैं। तो इन 4 का टोटल हम पहले ले चुके थे 30। हमने 30 में 12 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हो गया 42। हम कह सकते हैं 42 फ्रीक्वेंसी है उन बच्चों की, 42 तादाद है जिनके नंबर 49.5 या उससे कम। सेकंड लास्ट ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास एंड वैल्यू है, अपर बाउंड्री है 59.5। 59.5 या उससे कम नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? तो ये हुई जी 42 थी यहाँ तक का टोटल, उसमें हमने 7 ऐड कर दिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ग्रुप्स का टोटल है फ्रीक्वेंसी का। ये हुआ हमारे पास हुआ 49, और लास्ट ग्रुप में सिर्फ एक स्टूडेंट था। अगर हमारा सवाल हो कि कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनके नंबर 69.5 या उससे कम है, तो जाहिर है 69.5 सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो 49 में हमने ये 1 स्टूडेंट ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 50। तो ये 50 वही है जो इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल था, और ये 50 वही है जो स्टूडेंट्स की टोटल तादाद थी जो हम डेटा लेके चले थे। आपको याद होगा उस सवाल में कहा गया था कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स। आपको स्लाइड दिखाता हूँ। ये कहा गया था कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स की अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है तो जैसे फ्रीक्वेंसी कॉलम का टोटल 50 है, बिल्कुल ऐसे ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री भी 50 होगी। ये किस्म का चेक है ये जानने के लिए कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो दुरुस्त है या गलत है। अगर ये तीनों वैल्यूज टैली नहीं हो रहे, कौन कौन सी तीनों? टोटल वैल्यूज का जिसे हमने 50 कहा था, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो हमारे पास 50 आया, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री जो हमारे पास 50 आई। अगर ये तीनों एंट्री सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई गड़बड़ होगी। अगर ये 50 है और ये 50 नहीं है तो इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हुए गड़बड़ हुई है। और अगर ये तो 50 है मगर ये 50 नहीं है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए कहीं पे गलती हुई है। तो जब आप इसको कंप्लीट कर चुकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल दुरुस्त है या उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास जो है ना वो है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हमने बात की है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे पास नेक्स्ट है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, तो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें तादाद बताती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से छोटी वैल्यूज की, ऐसे ही मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें तादाद बताएगी किसी पर्टिकुलर ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी वैल्यूज की तादाद।
मैं रिपीट करता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से कम वैल्यूज़ की तादाद कितनी है, जबकि डी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इसका दूसरा नाम है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें बताएगी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी वैल्यूज़ की तादाद कितनी है। कंपैरिजन कीजिए, पहला ग्रुप है 0 से 9, क्लास बाउंड्रीज हुई -0.5 से 9.5, तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास -0.5, वहां पे मैंने लिखा था 9.5। ये 9.5 क्या था, ये अपर क्लास बाउंड्री थी पहली क्लास की, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। इसी तरह दूसरी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री मैंने लिखी 9.5, वहां पे हमने लोअर की बजाय अपर लिखी थी, तो वहां हमने लिखा था 9.5 की बजाय 19.5। ये फर्क नोट करते जाइए। इसी तरह तीसरे ग्रुप में हमने लोअर क्लास बाउंड्री लिखी है 19.5, उसमें हमने लोअर की बजाय अपर लिखी थी, वो थी 29.5। अब आ जाएं कि ये इसको डिस्क्राइब कैसे करेगी। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है कि पहले ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है -0.5, या बाज़ जगह पे इसको 0 ही लिख लेते हैं कि क्योंकि मार्क्स नेगेटिव में नहीं होते तो इसको 0 रहने दें, 0 हो या -0.5 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की थी 2। हमारा सवाल अब ये है कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर -0.5 से ज़्यादा हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स। इसलिए कि ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 0.5 से ज़्यादा हैं, इन 12 के भी 0.5 से ज़्यादा हैं क्योंकि इनके नंबर 10 से 19 की रेंज में हैं, इन 6 के 0.5 से ज़्यादा हैं क्योंकि ये 20 से 29 की रेंज में है, इन 10 के नंबर भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये 30 से 39 की रेंज में है, ये 12 स्टूडेंट्स हैं, इनके नंबर भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये 40 से 49 की रेंज में है, सो ऑन। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 0.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो इसका टोटल हमने उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, ये 50 है। ये 50 कैसे है, जैसे उसमें लास्ट एंट्री 50 थी, इसमें पहली एंट्री 50 है, उसमें लास्ट एंट्री में सारे के सारे शामिल हुए, तो उसमें लास्ट एंट्री में हम कह रहे थे उन स्टूडेंट्स की तादाद जिसके मार्क्स 69.5 या उससे कम है, वो हमारे पास 50 आया था। ये था, हम कह रहे थे 69.5 या उससे कम नंबर वालों की तादाद ये 50 आई थी। यहाँ पे हम कह रहे हैं -0.5 या उससे ज़्यादा नंबरों की तादाद, तो ये हमारे पास 50 आ गई। दूसरे ग्रुप में हम बात कर रहे हैं 9.5 या उससे ज़्यादा, 9.5 या उससे ज़्यादा की बात करें तो 50 में से सिर्फ ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे बच्चे जो हैं उनके नंबर 9.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो हमने 50 में से 2 माइनस कर दिए, ये 48 आ गया। फिर है 19.5 या उससे ज़्यादा, तो 19.5 या उससे ज़्यादा की बात करेंगे तो 2 + 12 ये उसमें से माइनस होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में 50 में से 2 माइनस किए थे तो 48 आया था, 48 में से मज़ीद 12 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह से 36 में से हम ये वाले 6 मज़ीद माइनस कर देंगे तो ये 30 आएगा। ये 30 क्या बता रहा है, ये 30 बता रहा है उन स्टूडेंट्स की तादाद जिनके मार्क्स 29.5 या उससे ज़्यादा है। तो आप जानते हैं 29.5 या उससे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे यहाँ से शुरू होकर लास्ट वन तक सारे हैं, यानी इसमें से 50 में से कौन कौन से माइनस होंगे, 6 माइनस होंगे, 12 माइनस होंगे और 2 माइनस होंगे। तो 2 और 12 हम पहले माइनस कर चुके हैं, तो हमने 6 मज़ीद माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू 30 आ गई। फिर है जी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 39.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो ये जो आंसर 30 आया था इसमें से हमने ये मज़ीद माइनस कर दिया 12, तो हमारे पास ये वैल्यू 20 आ गई। फिर है हमारे पास कि 49.5 या उससे कम, उसमें हमने 12 माइनस कर दिया, ये 8 आ गई। फिर है 59.5 या उससे कम,
तो हमने 8 में से 7 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास 1 तादाद आ गई। तो हमारे पास ये 1 तादाद सिर्फ लास्ट वाले ग्रुप की है। जहन में रहे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं 59.5 या उससे ज़्यादा नंबरों वाले, तो इसमें लास्ट ग्रुप वाले बच्चे शामिल हैं। तो जैसे उसमें ये वैल्यूज़ बढ़ती गई थी ऐसे इसमें ये वैल्यूज़ कम होती गई हैं। उसमें लास्ट एंट्री हमारे पास 50 थी, तो इसमें पहली एंट्री हमारे पास 50 है। उसका हमने चेक ये रखा था कि 50 होना चाहिए टोटल स्टूडेंट्स, 50 होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी का सम, तो 50 ही होनी चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री। यही चेक हमारे पास यहाँ होगा कि स्टूडेंट्स हमारे पास 50 थे तो एफ का टोटल 50 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहली एंट्री भी 50 ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसके मीनिंग्स ये होंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आपके पास 2-3 मिनट हैं, आप वो क्वेश्चन ले सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी कोई सवाल किसी तरफ से? तलहा अनम्यूट करें अपने आप को। हमजा इरशाद बोले। पहले हमजा इरशाद ने अनम्यूट किया, वो बोलें पहले। हमजा इरशाद मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद तलहा आप बोलिए। सर क्लास लिमिट्स में के बाद हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्लास बाउंड्रीज अगर हम ना बनाए क्लास लिमिट से डायरेक्ट हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। क्लास लिमिट्स में और क्लास बाउंड्रीज में सिर्फ ये फ़र्क है, क्लास लिमिट्स जो हैं वो थोड़ी सी रफ होती हैं, जबकि क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो मोर प्रीसाइज लिमिट्स होती हैं। मसले इसमें तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी नहीं ना डेटा में। हम अगर डेटा पे चलें, मैं आपको दिखाऊं, तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू डेटा में कोई थी ही नहीं। मसलन यहाँ देखें, ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। आप फर्ज कर लें कि यहाँ पे एक वैल्यू हो, हमारे पास कोई मेजर्ड वेरिएबल हो, ये वैल्यू 22 की बजाय हो 22.3, हम उसको इस ग्रुप में अकोमोडेट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक वैल्यू हो, फर्ज कर लें 19.2, तो 19.2 को ना हम दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं ना तीसरे में रख सकते हैं। वजह उसकी ये है कि दूसरा तो 19 पे ख़त्म हो गया और तीसरा शुरू हुआ 20 पे, तो जो भी वैल्यू 90 और 20 की रेंज में आएगी हम उसको कहीं अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो क्लास बाउंड्रीज हमें ये डिसाइड करने में भी हेल्प करती हैं कि आप इस तरह की वैल्यू को कहाँ अकोमोडेट करेंगे। जैसे हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई तो ये हो गई 9.5 से 19.5, तो 19.2 इस रेंज में आ जाएगा, लिहाजा हम 19.2 को दूसरे ग्रुप में शामिल कर देंगे। तो क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लास लिमिट थोड़ी सी रफ लिमिट्स हैं, जबकि क्लास बाउंड्रीज मोर प्रीसाइज लिमिट्स हैं। यूजुअली ग्रुपिंग बनाते हुए हम क्लास लिमिट्स ही बनाते हैं और फिर उसको हम क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, क्लास बाउंड्रीज का जो आइडिया है वो हमें इसलिए भी बनानी पड़ती हैं कि आगे जाके जब हम बात करेंगे ना सेंटर टेंडेंसी की और डिस्पर्शन के मेजर्स की, तो आप देखेंगे वहाँ पे फार्मूला में कैलकुलेशन करते हुए हमें वैल्यू 29 की बजाय ये रखनी पड़ती है 29.5, इसलिए कि फार्मूले में लिखा होता है कि वहाँ आप क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू पुट करें, क्लास लिमिट की पुट ना करें। इसलिए आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका जो है वो आना चाहिए। एनी मोर क्वेश्चन?